Hello everyone, a very warm welcome to you all in Dheeraj Suri classes. Friends, this is New Year's Eve. आज 31st दिसंबर है, कल नया साल है, New Year 2026. I wish you all a very happy New Year. May this New Year bring a lot of joy, happiness, success in your life. So from today, I'm starting the discussion of the first topic of the syllabus of Intermediate Macroeconomics 2 for BA Economics Honors Semester 4 Delhi University. और ये हमको पढ़ना है टॉपिक फ्रॉम द रीडिंग ऑफ ओलिवियर ब्लैंचर्ड, चैप्टर नंबर 22, सेक्शन 22.2, एक्सपेक्टेशंस एंड पॉलिसी. आज मेरा जो प्लान है आज की क्लास में आपको ये टॉपिक पढ़ाने का है. ये 2 पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है, देखिए ये टॉपिक जो है, मतलब ये चैप्टर जो है, इट हैज़ बीन इन द सिलेबस फॉर एजेस. बहुत समय से सिलेबस का पार्ट है, मगर इससे क्वेश्चन बहुत कम आता है. यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है, आएगा भी नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ. ठीक है, तो इसको टॉपिक आसान है, समझना आसान है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कम आता है. मगर इसको आप ये सोच के इग्नोर नहीं कर सकते थे, कम आता है तो आगे भी नहीं आएगा, कभी ना कभी तो आएगा ही. तो इतना ऐसे टॉपिक क्यों पढ़ाना है मैं आपको समझाऊंगा आपको, क्योंकि अगर क्वेश्चन आया तो फिर आप सिर्फ इतने पैराग्राफ से आंसर लिख नहीं पाएंगे. इसलिए मैं ये जो टॉपिक है अनसर्टेनिटी का, अनसर्टेनिटी इन मैक्रो इकोनॉमिक, इसको डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा आज की क्लास में. उसके बाद फिर आगे टॉपिक नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे. आज इतना ही डिस्कस करना है. मेरे को लगता है इसी में क्लास पूरी अपनी बन जाएगी. सबसे पहली बात हमारे सामने आती है, अनसर्टेनिटी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है. व्हाट इज मेंट बाय अनसर्टेनिटी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. क्या होता है अनसर्टेनिटी, अपने आप से पूछिए क्या है अनसर्टेनिटी. आप एक पहाड़ी रास्ते पे चलते हुए जा रहे हैं, कहीं मोड़ आया, मैं मुड़ गया, फिर मोड़ आया, फिर मुड़ गया. इस मोड़ पे जैसे ही मुड़ा सामने से ट्रक आ गया, अब क्या होगा. एक ही जना जा सकता है, या तो वो या मैं. इतना ही रास्ता है, या तो वो जा सकता है या मैं जा सकता हूं, दोनों नहीं जा सकते. अनसर्टेनिटी मतलब यही है कि आपको भविष्य में क्या होने वाला है मालूम नहीं है. ठीक है, लिख लो इस बात को. अनसर्टेनिटी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स रेफर्स टू लैक, इट रेफर्स टू लैक ऑफ प्रिसाइज नॉलेज. ठंड बहुत है, हाथ कांप रहे हैं लिखते समय. लैक ऑफ प्रिसाइज नॉलेज अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशंस, फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशंस. ये अनसर्टेनिटी है सर. प्रिसाइजली नहीं पता क्या होने वाला है. क्या हो सकता है अंदाजा लगा सकते हैं, प्रिसाइजली हमको मालूम नहीं. और ये क्यों होता है, ये क्यों है लैक ऑफ प्रिसाइज नॉलेज. इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीजंस हैं इसके. क्या रीजंस हो सकते हैं जी, जैसे चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज. सरकार ने कोई पॉलिसी बदल दी, उसका क्या इफेक्ट होगा. याद है ना 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, याद है आपको, रात को 8 बजे मोदी जी आए थे और उन्होंने कहा था आज से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहे. उस समय उन्होंने कहा था. वो जो रात को 8 बजे आकर उन्होंने घोषणा की थी, उस 8 बजे से पहले किसी को पता नहीं था कि ये होने वाला है. ठीक है, ध्यान है ना आपको. तो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी चेंज की उसके कारण अनसर्टेनिटी है. ऐसे तो बहुत सारे रीजंस होते हैं. आप देखते हैं हर साल बजट आता है, फाइनेंस मिनिस्टर अपना बैग लेके जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, और जब वो बोलते हैं तो मालूम चलते हैं, जैसे बोलते जाते मालूम चलते हैं क्या क्या चेंजेस गवर्नमेंट करने वाली है. जब तक वो बोलते नहीं मालूम नहीं चलता है, उसी समय मालूम चलता है. हर 2 महीने में सेंट्रल बैंक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आता है. हमारी एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, हर 2 महीने में उसकी मीटिंग होती है, 3 दिन मीटिंग चलती है. तीसरे दिन के जब मीटिंग खत्म होती है, तीसरे दिन, तो उसके बाद वो 11 बजे सुबह
पॉलिसी अनाउंस करते हैं, तब बताते हैं कि रेपो रेट में कोई चेंज होगा कि नहीं होगा। उससे पहले नहीं पता होता, उससे पहले शायद उनको भी नहीं पता होता कि वो करेंगे कि नहीं करेंगे। वो उस मीटिंग में तय करते हैं, वोटिंग होती है, तय होता है, डिसाइड करते हैं, फिर अनाउंस करते हैं। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज में जो अनसर्टेनिटीज हैं, और क्या रीजन है जी? फ्लक्चुएशंस इन ग्लोबल इकोनॉमीज, क्योंकि आजकल क्या है, दुनिया जो है कनेक्टेड है, सब देश एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक ट्रंप महाराज आए और आके उन्होंने अपनी कथा सुनाई कि जी मैं तो टैरिफ लगाऊंगा। जब तक ट्रंप नहीं आए थे ना, जब इलेक्शन चल रहा था यूएस में, तो ऐसे बहुत सारे लोग भी जिनको मैं जानता हूं, वो उस समय इस बात के बड़े पक्षधर थे कि ट्रंप जीत जाए तो इंडिया का बड़ा भला होगा। अगर ट्रंप आ गए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम सुपर पावर बन जाएंगे, हमारी और मोदी जी के ट्रंप की दोस्ती बड़ी गहरी है, हमारा तो देश का भला होने वाला है, ट्रंप आने वाले हैं। ट्रंप आए भी, लेकिन आने के बाद उन्होंने क्या किया वो सबको पता है। लेकिन जब तक नहीं आए थे नहीं पता था। अनसर्टेनिटी, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर्स, ये तो भाई कोई नहीं जानता कब क्या अनहोनी हो जाए। कोविड के आने से पहले कौन जानता था कि ऐसा भी दिन आएगा कि कमरे के अंदर हम बंद हो जाएंगे और महीना महीना उस कमरे के अंदर बंद रहेंगे, बाहर निकलने में डर लगेगा। कोई जानता नहीं था। हुआ, अर्थक्वेक आते हैं, सुनामीज आती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो शिफ्ट्स हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था मोबाइल फोन तब नहीं थे। आज मोबाइल फोन के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए मोबाइल फोन इधर उधर हो जाए तो सांस अटक जाती है, कहां गया मेरा फोन, ठीक है। तो ये जो चेंजेस हैं ये अनसर्टेन, आने वाले समय में क्या चेंजेस होंगे आपको नहीं पता है। आज आप कॉलेज में हैं, आप में से कुछ लोग हो सकता है टीचर बन जाएं, ना भी बने, पढ़ाई लिखाई के काम में रहें, प्रोफेशन में रहें, जहाँ पढ़ना लिखना हो, याद करेंगे ना, अरे हमारे टाइम पे तो ये नहीं था। अब तो मैं बता नहीं सकता उस समय क्या आएगा, जो आ गया उस समय कहेंगे ये तब नहीं था, ठीक है ना। देयर इज ओनली वन थिंग विच इज कांस्टेंट एंड दैट इज चेंज, और वो अनसर्टेन है। तो ये अनसर्टेनिटीज के कारण है। क्यों होती है अनसर्टेनिटी? अब जब ग्रेट रिसेशन आया था 1920s के बाद, 1920s 30s में ग्रेट रिसेशन आया, उसके बाद एक बड़े फेमस इकोनॉमिस्ट हुए हैं जॉन मेनर्ड कीन्स। वो अपनी थ्योरी लेकर आए, किनेशियन इकोनॉमिक्स इसको बोलते हैं। किनेशियन इकोनॉमिक्स जो होती है वो डिमांड साइड इकोनॉमिक्स होती है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो होती है वो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स होती है। उससे पहले सेज लॉ चलता था, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। कीन्स आए, उन्होंने कहा ना 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 ना, ऐसा नहीं है, हम इकोनॉमी को फाइन ट्यून कर सकते हैं, ऑप्टिमल कंट्रोल, ऑप्टिमल कंट्रोल। उन्होंने कहा देखो इकोनॉमी एक मशीन की तरह है, इकोनॉमी एक मशीन की तरह है, मशीन की तरह इसको कंट्रोल किया जा सकता है और कंट्रोल करके जो चाहे वो हम हासिल कर सकते हैं, ठीक है। इस बात को लिख लो। इन मिड 20th सेंचुरी, देखो ये मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं टॉपिक, मैंने स्टार्टिंग बोला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन आएगा नहीं ये मैं नहीं कह सकता हूं। और जिस दिन आ गया उस दिन जो नहीं पढ़ के जाएंगे उनको आंसर लिखना नहीं आएगा। इसके ऊपर अनसर्टेनिटी के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो आंसर लिख नहीं पाएंगे, ऑप्टिमल कंट्रोल थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो आंसर लिख नहीं पाएंगे। तो मैं ऑप्टिमल कंट्रोल थ्योरी मैंने आपको दिखाया था अभी ना, ये जो दिखाया था पैराग्राफ, ऑप्टिमल कंट्रोल, इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए किसी भी तरह से तो फिर आप आंसर लिख पाए उसका। तो मैंने पहले अनसर्टेनिटी बताया आपको, उसके रीजंस बताए आपको, अब ऑप्टिमल कंट्रोल कहां से ओरिजिन हुआ, क्या है इसका मतलब ये बताऊंगा, और इसमें क्या कमियां हैं वो बताऊंगा। तो अगर ऑप्टिमल कंट्रोल के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, जो कि आ सकता है, तो आप आंसर लिख पाए, इसलिए लिखिए। इन द मिड 20th सेंचुरी द Keynesian consensus, Keynesian
कंसेंसस। उस समय तो ऐसा लगता था कीन्स ने एक ऐसा मंत्र दे दिया है कि बस खत्म हो गया, सब मालूम हो गया। दुनिया कीन्स के पीछे चल पड़ी थी, यही है, यही पॉलिसी है, ऐसा ही करना है, ऐसा करने से सब होगा। जैसे कहते हैं ना, स्वामी जी कहते हैं योगा से होगा, सुना आपने? तो उस समय लगता था कीन्स की पॉलिसी से ही होगा, लेकिन हुआ नहीं। क्यों नहीं वो बताऊंगा, अभी वो भी बताऊंगा आपको। तो पहले समझते हैं कीन्स क्या कह रहा है, ऑप्टिमल कंट्रोल थ्योरी क्या है, ये समझते पहले। इन द मिड 20th century, the Keynesian consensus reigned supreme. उसी का राज था। Economists believed they had finally cracked the code. को लगता है उन्होंने कोड क्रैक कर लिया। Economists believe they have cracked the code of the business cycle. बिजनेस साइकिल जो कब अगर आपके पास रिसेशन आ जाए तो क्या करना है, अगर इकॉनमी बूम में चली जाए तो क्या करना है, आपको पता है। आप बूम में ये करना है, रिसेशन में ये करना है, बताऊंगा अभी क्या करना है। कीन्स ने क्या कहा बताऊंगा। रिसेशन आए तो ये करो, बूम आ जाए तो ये करो, क्या करो बताऊंगा अभी। लेकिन ये जो बिजनेस साइकिल है इसका कोड क्रैक कर लिया ऐसा लगता है नहीं। ठीक है, अब हम उससे आगे आ चुके। लेकिन उसके बाद आते हैं, प्रकट होते हैं कौन? श्रीमान मिल्टन फ्रीडमैन, श्रीमान रॉबर्ट लुकास। मैं इनका जिक्र इसलिए करूंगा यहां पर, इनको अपने आंसर में इसलिए इंक्लूड करूंगा यहां पर क्योंकि ये दोनों को हम पढ़कर आते हैं, इनको हम पढ़ चुके हैं। तो इन्होंने जो कहा वो हम जानते हैं, उसको अगर ऑप्टिमल कंट्रोल थ्योरी को हमें कॉन्ट्राडिक्ट करना है तो इनको इस्तेमाल करेंगे, इनके नोशंस को इस्तेमाल करेंगे। अभी करवाऊंगा आपको इस्तेमाल। तो दो बातें मैंने यहां पे आपके सामने डिस्कस करी। पहली बात, ऑप्टिमल कंट्रोल थ्योरी का जो नोशन है वो कीनेशियन इकोनॉमिक्स से आता है कि इकोनॉमी एक मशीन की तरह है, जैसे हम मशीन को कंट्रोल करते हैं वैसे इकोनॉमी को कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे वो बताना मेरे को अभी। फिर उसका कॉन्ट्रडिक्शन है, कहते हैं ना भैया ना, ऐसा नहीं है, ऐसे ना हो पाएगा, ये ना होगा, इकॉनमी मशीन नहीं है। क्यों नहीं है उसकी वजह भी समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कीनेशियन एरा की। लिखो भाई, द कीनेशियन एरा, कीनेशियन एरा, इकोनॉमी एज अ मशीन, इकोनॉमी एज अ मशीन। कीन्स भैया कह गए कि भैया कोई दुख हो तो उसका इलाज सरकार के पास है। लिखो, पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू Keynesians viewed the economy through a lens of engineering. According to them, there was number one, the control panel व्यू। मैंने आंसर इसी तरह ड्राफ्ट किया कि मुझे ऑप्टिमल कंट्रोल थ्योरी समझानी है, इकोनॉमी एज ए मशीन समझानी है, इसलिए जो आंसर मैं ड्राफ्ट कर रहा हूं वो इसी तरह से, जो मशीन की जिस तरह से हम मशीन ऑपरेट करते हैं, मैंने आंसर इस तरह से ड्राफ्ट किया कि अगर ऑप्टिमल कंट्रोल थ्योरी आ जाए, इकोनॉमी एज ए मशीन आ जाए, तो आपको क्या लिखना है। आया नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आएगा नहीं ये भी नहीं कह रहा हूं। हाँ तो सकता ही है ना सर, इसलिए आंसर लिखो कंट्रोल पैनल व्यू। आप आजकल कंप्यूटर चलाते हैं उसमें कंट्रोल पैनल होता है ना। तो कीनेशियन मानते थे एक कंट्रोल पैनल व्यू है। अकॉर्डिंग टू कीनेशियंस, पॉलिसी मेकर्स सैट एट अ डैशबोर्ड, वो एक डैशबोर्ड पे बैठते हैं। इफ अनएम्प्लॉयमेंट वॉज टू हाई, लिख रहे हैं आप लोग है ना, इफ अनएम्प्लॉयमेंट वॉज टू हाई, दे स्टेप्ड on the fiscal gas. Fiscal gas मतलब
इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। भाई अगर रिसेशन में जा रहे हो तो गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ा दो, सरकार जी अपना खर्चा बढ़ा दो, फिस्कल एक्सपेंशन कर दो, इससे क्या होगा, आप रिसेशन से बाहर आ जाओगे। ठीक है। दूसरी बात, इफ इन्फ्लेशन रोज, अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो क्या करो, इफ इन्फ्लेशन रोज दे पुल्ड द मॉनेटरी ब्रेक, दे पुल्ड द मॉनेटरी ब्रेक। मॉनेटरी ब्रेक मतलब इंक्रीज्ड इंटरेस्ट रेट्स। इन्फ्लेशन का डर सताए तो इंटरेस्ट रेट याद आए, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, इन्फ्लेशन को दूर भगाएं। वाह वाह, कविता हो गई है। तो टीचर ना होता तो कवि बन जाता। चलो अभी तो टीचर ही रहते। तो अगर कीन्स का कहना है, मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, बस बता रहा हूं आपको कीन्स ने क्या कहा कि अगर रिसेशन में जाओ तो फिस्कल एक्सपेंशन करो, इन्फ्लेशन आ जाए तो इंटरेस्ट बढ़ा दो, मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन कर लो, और इकोनॉमी को अच्छी तरह से आप स्टीयर कर पाओगे, अच्छी तरह से इकोनॉमी चला पाओगे, हाथ में जरा, हाँ ऐसे इकोनॉमी को सही से चला पाओगे, बढ़िया ड्राइवर बन जाओगे आप। ठीक है जी। क्यों मानते थे वो ऐसा? उसकी वजह थी फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व, AW फिलिप्स, याद है ना फिलिप्स कर्व, पढ़ी आपने। Economists believed that there was a permanent and stable trade-off. क्या मानते थे? वो मानते थे there was a permanent and stable trade-off between inflation and unemployment. यही तो पढ़ा था आपने फिलिप्स कर्व में कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में एक परमानेंट और स्टेबल ट्रेड ऑफ है। यू कुड बाय लोअर अनएम्प्लॉयमेंट बाय सिंपली टॉलरेटिंग या एक्सेप्टिंग अ लिटिल मोर इन्फ्लेशन। आप लोअर अनएम्प्लॉयमेंट बाय कर सकते हैं हायर इन्फ्लेशन टॉलरेट करके, एक्सेप्ट करके। ये वजह थी, उनको लगता था कि आप ऐसा करेंगे, अगर इन्फ्लेशन बढ़ने देंगे थोड़ा सा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, और इन्फ्लेशन कम करना है तो ठीक है भाई, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन कम होगा तो थोड़ी सी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, उनमें एक ट्रेड ऑफ चल रहा है। वो आपको देखना है कि आपको कब एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है, कब इन्फ्लेशन को घटाना है, कब क्या करना है, वो आप देख लो, मैनेज कर लो। कब खाली सड़क मिले तो गाड़ी दौड़ा दो, ट्रैफिक नजर आए तो ब्रेक लगा लो, मशीन है। क्यों, वो याद है पिक्चर कौन सी, 3 इडियट्स, आमिर खान, हम मशीनों से घिरे हुए सर। बाकी एग्जाम्पल्स की मैं नहीं दे रहा, वो आपने देखी मूवी। ठीक है। ये क्या मानते थे? ये मानते थे कि जो लोग हैं ना, लोग, हाउस होल्ड एंड फर्म्स, दे वर पैसिव एक्टर्स। पैसिव एक्टर्स, वो देखते हैं आप, वो आजकल सेटिंग का जो एक बटन होता है, ऐसे ऐसे बना होता है ना, ऐसे एक सेटिंग का बटन बना होता है, लीवर जिसे होता है, उसको कॉग बोलते हैं, कॉग, कॉग्स। ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक घूमता है दूसरा घूमता है, एक घूमता है दूसरा घूमता है। तो आप इसको घुमाएंगे तो इसके साथ जो कॉग कनेक्टेड अपने आप घूमेगा, उसको घुमाएंगे तो वो घूमेगा, उसको घुमाएंगे वो घूमेगा। ये ऐसा मानते थे कि लोग जो है ना, वो बस लाइन में चलने के लिए पैदा हुए हैं, आप घुमाते जाओ वो घूमते जाएंगे, उनके पास बुद्धि तो है ही नहीं, वो तो कुछ सोचेंगे ही नहीं, अपना दिमाग लगाएंगे ही नहीं, जो आपने कह दिया वो मान लेंगे, आपका कहा हुआ धर्म वाक्य मान लेंगे और चल पड़ेंगे उसी रास्ते पर। यह ऐसा मानते थे। क्या कहते थे? इन दीज मॉडल्स हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स वर ट्रीटेड लाइक कॉग्स। दे रिएक्टेड टू चेंजेस इन प्राइसेस और इनकम, बट they did not anticipate the government's next move. अंदाजा नहीं लगाते क्या होने वाला है, बस जो हो रहा है उसके साथ चल रहे हैं, go with the flow, ऐसा मानते थे। Their behavior, किसका? फर्म्स का और हाउस होल्ड्स का। Their behavior was assumed to be static regardless of policy changes.
अब आप खुद सामान्य बुद्धि से भी इस बात को समझ सकते हैं कि ये जो नोशन से इनके साथ क्या होने वाला था, जो होने वाला था हुआ। 1970s में ना एक ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ जिसका नाम था ओपेक, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक के बनने के बाद ऑयल प्राइसेस बढ़े, ऑयल प्राइसेस बढ़ने के बाद दुनिया भर में इन्फ्लेशन आ गया। वो जो ट्रेड ऑफ कहते थे ना, ट्रेड ऑफ, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, देयर इज ए ट्रेड ऑफ बिटवीन स्टेबल, जो कहते थे ट्रेड ऑफ है बिटवीन इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट, वो थ्योरी धरी की धरी रह गई। अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गया। क्या आ गया? खतरनाक स्टैगफ्लेशन। अब केनेशियंस को काटो तो खून नहीं, कहावत है। मतलब उनके पास इस बात का जवाब नहीं कि ये क्या हो गया। अब क्या समझाएं लोगों को कि ये कैसे हो गया कि प्राइसेस तो बढ़ गए, अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हुई। वो जो स्टेबल ट्रेड ऑफ था उसका क्या हुआ सर? परमानेंट एंड स्टेबल ट्रेड ऑफ की थ्योरी कहां गई? खत्म, फिनिश। तो सबसे पहली बात, पहला जो पॉइंट है कि जो हम ऑप्टिमल कंट्रोल थ्योरी की बात करते हैं, हम मानते हैं इकोनॉमी एज ए मशीन। इकोनॉमी एज ए मशीन का मतलब क्या है? ये जो मैंने आपको बताया इकोनॉमी एज ए मशीन का मतलब है। फिर इसको काउंटर करेंगे, ठीक है। अब काउंटर कैसे करेंगे देखिए जी, इसको भी लिख लीजिए। द मैक्रो, अब इसका लिखिए, काउंटर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट इकोनॉमी एज ए मशीन, काउंटर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट इकोनॉमी एज ए मशीन, ठीक है। तो मैं बड़े स्टेप वाइज आपको लिखवा रहा हूं, आप लिख लीजिए, एग्जाम में आएगा तो आप आंसर कर पाएंगे। जो ये लेक्चर नहीं सुन के गया वो नहीं कर पाएगा, वो सोचता रहेगा क्या लिखूं, क्योंकि वहां तो छोटे से 2 पैराग्राफ लिखे हैं, यहां तो इतना से लिखा है कि भाई इकोनॉमिक्स ऐसा अब नहीं सोचते। पहले मानते रहे कि इकोनॉमिक्स जो है वो जैसे रॉकेट्स की तरह, एक मशीन की तरह काम करती है, लेकिन अब इकोनॉमिस्ट ऐसा नहीं सोचते हैं, ठीक है। अब वो गेम मानते हैं। तो गेम थ्योरी की क्लास नेक्स्ट है, उसमें नेक्स्ट में हम गेम थ्योरी की बात करेंगे। मगर इकोनॉमी एज ए मशीन का अगर क्वेश्चन आ गया तो उसके ऊपर आंसर पहले मैं बताया इकोनॉमी एज ए मशीन का मतलब क्या है, अब उसका काउंटर आर्गुमेंट पढ़ते हैं। हाउएवर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी डज नॉट ऑपरेट इन अ मैकेनिकल एनवायरमेंट। मैकेनिकल एनवायरमेंट में काम नहीं करती इकोनॉमी। इट्स इफेक्टिवनेस डिपेंड्स crucially on how people and firms form expectations about future policy actions। याद है एक्सपेक्टेशंस आपको 2 पढ़ी थी, अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस और रैशनल एक्सपेक्टेशंस। उन दोनों का जिक्र करेंगे अब यहां पर। क्यों इकोनॉमी मशीन नहीं है, उसके अगेंस्ट वो एक्सपेक्टेशंस का आर्गुमेंट आएगा। एक आर्गुमेंट है किसका? मिल्टन फ्रीडमैन का, और एक आर्गुमेंट किसका? रॉबर्ट लुकास का। दोनों की बात करते हैं। देयर आर 2 आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ इकोनॉमी डजंट वर्क एज ए मशीन, वन गिवन बाय मिल्टन फ्रीडमैन, सेकंड गिवन बाय रॉबर्ट लुकास। तो पहला आर्गुमेंट लिखिए। पहला आर्गुमेंट, मिल्टन फ्रीडमैन and adaptive expectations। ठीक है जी। क्या कहते हैं मिल्टन फ्रीडमैन? कहते हैं देखो आप मनी सप्लाई बढ़ाते हो, मनी सप्लाई बढ़ाने से लोगों को लगता है कि उनकी वेजेस बढ़ गई, ठीक है। वेजेस बढ़ गई हैं तो वो समझ नहीं पाते, शॉर्ट टर्म के लिए फूल बन जाते, मूर्ख बन जाते हैं, और वो अपनी लेबर सप्लाई बढ़ा देते हैं। लेकिन उनको ग्रेजुअली रियलाइज होता है मनी सप्लाई से आउटपुट नहीं बढ़ा, मनी सप्लाई से सिर्फ प्राइसेस बढ़े हैं। तो उनकी रियल वेज जो है वो बढ़ी नहीं। वो तो जिनको पहले लग रहा था वेज बढ़ गई है तो मतलब नॉमिनल वेज बढ़ गई है तो मतलब उनकी वेज बढ़ गई है, लेकिन ग्रेजुअली वर्कर्स को समझ में आता है कि ये नॉमिनल वेज का बढ़ना रियल वेज का बढ़ना नहीं है।
पहले 100 रुपए के जो सामान आते थे, अब वो 200 रुपए का वो सामान आता है, तो मैं तो उतना ही सामान कंज्यूम कर पा रहा हूं, मेरी वेस्ट 100 से 200 हो गई, लेकिन गुड्स में उतने ही कंज्यूम कर पा रहा हूं जितने पहले करता था। तो यानी मनी वेज बढ़ना, नॉमिनल वेज बढ़ना, रियल वेज बढ़ना नहीं है। ऐसा होने पर वर्कर्स और ज्यादा वेजेस की डिमांड करेंगे या फिर अपनी लेबर सप्लाई जो बढ़ाई थी कम कर लेंगे। तो प्राइसेस तो बढ़ गए लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ी, आउटपुट नहीं बढ़ा। ये है स्टैगफ्लेशन, कि जहां पे प्राइस बढ़ रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट या आउटपुट नहीं बढ़ रहा है, रादर कम भी हो सकता है। तो ये स्टैगफ्लेशन है। ये हुआ 1960 से होना स्टार्ट हुआ। जैसे जब बारिश आती है उससे पहले बादल इकट्ठे होते हैं ना, तो 1960s में बादल इकट्ठे होने शुरू हो गए, प्राइसेस बढ़ने स्टार्ट हो गए, और 70s में जब ओपेक बना तो जोरदार बारिश हुई। इकोनॉमीज के अंदर इन्फ्लेशन ही इन्फ्लेशन, समझ नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि अब तक तो जिसके पीछे चल रहे थे उनके पास जवाब ही नहीं था इस बात का, क्या करें। तो अब नई लाइट लेकर नए लोग आते हैं। मिल्टन फ्रीडमैन उनमें से पहले, नोबेल प्राइज मिला था उनको। क्या कहते हैं, लिख लीजिए। In the late 1960s, Milton Friedman challenged this machine logic. He argued that people are not passive, they learn from the past. ठीक है। According to him, number one, पहली बात क्या कही उन्होंने पहली बात कही, fooling the people. Friedman argued that policy only works if it catches people by surprise. अगर सरप्राइज होगा तो ही काम करेगी, जो पहले से पता है वो काम नहीं करता। If the government prints money to stimulate the economy, मनी सप्लाई बढ़ाते हैं, इकोनॉमी स्टिमुलेट होती है। It works temporarily because workers don't realize initially that prices are about to rise. तो यानी आप लोगों को मूर्ख बनाते हैं शुरुआत में, मनी सप्लाई बढ़ाते हैं और लोगों को मूर्ख बनाते हैं। लोगों को समझ नहीं आता, शुरुआत में समझ नहीं आता कि ये जो नॉमिनल वेज बढ़ा है ये रियल वेज इंक्रीमेंट नहीं है। तो जब समझ में आता है तब क्या होता है, तब आता है स्टैगफ्लेशन। Friedman argued that in the short run, printing money could lower unemployment. शॉर्ट रन में आपने मनी सप्लाई बढ़ाई, लोगों की नॉमिनल वेज बढ़ी, उनको लगेगा पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, ज्यादा काम करते हैं, लोग करेंगे। However, this only works because the government fools the people. Government fools the people नीचे अंडरलाइन कर लो, इस पे फूलिंग्स मॉडल भी हैं, पढ़े हुए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट फूल्स द पीपल। आफ्टर अ वाइल वर्कर्स रियलाइज दैट देयर रियल वेज यानी परचेजिंग पावर हैज नॉट चेंज्ड, सो वर्कर्स डिमांड इवन हायर वेजेस टू कीप अप विद द न्यू इन्फ्लेशन। भाई क्या कहा था कीन से, मनी सप्लाई बढ़ा, आउट बढ़ जाएगा, लेकिन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कहती है M इंटू वी इज इक्वल टू P इंटू वाई। भाई साहब M के साथ P बढ़ गया, Y तो कुछ नहीं हुआ Y को। तो मिल्टन फ्रीडमैन ने क्या कहा, इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर अ मॉनेटरी फिनोमिनन। मनी सप्लाई के बढ़ने से प्राइस बढ़ते हैं। तो इन्फ्लेशन तो आ गया, आउटपुट नहीं बढ़ा, तो क्या हो गया, स्टैगफ्लेशन हो गया। Since M into V is equal to P into Y, increase in money supply causes increase in output, causes increase in price level without any change in output, which results in stagflation. इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है adaptive expectations. Adaptive expectations. People learn from their mistakes. लोग सीखते हैं अपनी गलतियों से। मिल्टन फ्रीडमैन कहते हैं लोग समझ जाते हैं, स्मार्ट हो जाते हैं, सुधर जाते हैं, गलती करके अपने आप को मैच्योर फील करते हैं और अगली बार वो गलती नहीं दोहराते।
Milton Friedman proposed that people form expectations based on past experience and eventually they catch on to inflation. They start demanding higher wages. Because prices have increased due to increase in money supply. ठीक है, तो यानी मशीन का दिमाग है. This suggested that the machine had a mind of its own that adjusted over time. तो जो कीन्स का आर्ग्यूमेंट था, कौन सा वाला आर्ग्यूमेंट? पैसिव एक्टर्स. लोग तो बस चलते चलेंगे, जिस तरफ ले चलो चल पड़ेंगे, ऐसा नहीं है. मशीन का अपना दिमाग है. तो यानी क्या कहा अल्टीमेटली मिल्टन फ्रीडमैन ने? देयर इज अ वर्टिकल फिलिप्स कर्व. जो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व बोलते हैं इसको हम. अब फ्रीडमैन्स कोर कंक्लूजन वाज दैट इन द लॉन्ग रन द फिलिप्स कर्व इज वर्टिकल. डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं है, वर्टिकल है. यानी अगर आप ट्रेड ऑफ ढूंढ रहे हैं तो मिलेगा नहीं. सिर्फ प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं होगी. इंक्रीज इन मनी सप्लाई विल ओनली रिजल्ट इन इन्फ्लेशन विदाउट एनी चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट. इसमें क्रिटिकल आर्गुमेंट है, समझना होगा आपको. अगर एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा है, तो ये हो सकता है कि एक्चुअली नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका हो. आपके पास रिकॉर्ड है कि हमारी इकोनॉमी का नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 4% है. अभी प्रेजेंटली बहुत समय से अनएम्प्लॉयमेंट 5% पे रुकी हुई है. आपको समझना होगा कि हो सकता है कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 4% से बदलकर 5% हो गया हो. इस बात की पॉसिबिलिटी है. मशीन ने अपना दिमाग लगा लिया और वो बदल गए. आपको बदलना है. ठीक है, तो ये एक क्रिटिकल आर्ग्यूमेंट है. किसका? अडैप्टिव एक्सपेक्टेशंस का. दूसरा आर्ग्यूमेंट है रॉबर्ट लुकास का, जिसको बोलते हैं लुकास क्रिटिक. देखिए, अगर ये क्वेश्चन आया ऑप्टिमल गेम थ्योरी को एक्सप्लेन करने का और आपने सब लिख दिया, तो मैं आपको एश्योर करता हूं अगर 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 5 में से 5 मिलेंगे, 7 का क्वेश्चन होगा 7 में 7 मिलेंगे, 8 का होगा तो 8 में से 8 मिलेंगे. और ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे जो ऑब्वियसली आर्गूमेंट नहीं पढ़ कर गए, जो सिर्फ उतना टेक्स्ट पढ़ के गए तो आर्गूमेंट इतना लिखेंगे नहीं तो उनको उतने नंबर मिलेंगे नहीं. आप अगर लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे. ठीक है, इसलिए इसको पढ़ना है. कब आएगा हम नहीं जानते, लेकिन जब आएगा तब आपके पास आंसर रेडी होगा. लुकास क्रिटिक क्या कहता है? द इकोनॉमी एज अ स्ट्रैटेजिक गेम. यहां से गेम की बात स्टार्ट होगी, जिसको हम आगे नेक्स्ट गेम को मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा. गेम क्या है, अभी बस उसकी बात कर रहे हैं. द इकोनॉमी एज अ स्ट्रैटेजिक गेम. लिखिए, इन 1970s Robert Lucas took a step further with the rational expectations revolution. उसने कहा लोग सिर्फ अडेप्टिव नहीं हैं, लोग रैशनल हैं. लोग सिर्फ पास्ट से नहीं सीखते, लोग इस बात का भी अंदाजा लगाते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है. ये जो मशीन है इसके पास दिमाग है और ये मशीन देख लेती है कब आप गियर चेंज करने वाले हो, सरकार कब क्या करने वाली है उसको मशीन देख लेती है. कॉग्स नहीं है जो घूमते रहेंगे इस नेटवर्क के अंदर. उनके पास दिमाग है, वो देखते हैं, समझते हैं, एंटीसिपेट करते हैं और एंटीसिपेट करके पहले ही वो कर लेते हैं जो भविष्य में होने वाला है. ठीक है, जो आर्गुमेंट था सैक्रिफाइस रेशियो का, जहां पे आप कहते थे कि अगर आपको इन्फ्लेशन डिसइन्फ्लेशन चाहिए तो कुछ समय के लिए अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा चाहिए होगी. लुकास ने कहा नहीं, जरूरत नहीं है इसकी, इस सेक्रीफाइस की जरूरत नहीं है, एक क्रेडिबल अनाउंसमेंट की जरूरत है. क्रेडिबिलिटी आर्गुमेंट आएगा आगे भी, यहां पर भी आएगा. क्रेडिबिलिटी को पढ़ेंगे दोबारा से हम लोग. लुकास ने कहा था एक क्रेडिबल अनाउंसमेंट की जरूरत है. सेंट्रल बैंक अगर एक क्रेडिबल अनाउंसमेंट कर दे
कि मैं इन्फ्लेशन कम करने वाला हूं अगले समय, अगले साल, अगले क्वार्टर में, अगले महीने, अगले हाफ ईयर में, जो भी टाइम आने वाला है भविष्य में, हम ये प्लान कर रहे हैं, हम ये इन्फ्लेशन को यहां ले जाना चाहते हैं, ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोग इस बात को समझेंगे और वेज सेटर्स खुद ही वेजेस अपनी कम कर लेंगे, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, बिना अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़े, तो सेक्रीफाइस की जरूरत नहीं है। ये लुकास का कहना है। लुकास क्रिटिक fundamentally changed how we view economic modeling. According to him, पहली बात क्या है? स्ट्रैटेजिक एक्टर्स। स्ट्रैटेजिक एक्टर्स, वो जो पैसिव एक्टर्स है ना, वो पैसिव नहीं, स्ट्रैटेजिक है। लुकास आर्ग्यूड दैट इकोनॉमी इजंट अ मशीन, इट इज अ कलेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, इसको अंडरलाइन करना इस लाइन को। इट इज अ कलेक्शन of rational forward looking agents। इकॉनमी उन लोगों की कलेक्शन है, उन लोगों का ग्रुप है जो रैशनल हैं, अपने फायदे में काम करते हैं, और फॉरवर्ड लुकिंग है, आगे देख के काम करते हैं। भगवान ने आंखें पीछे नहीं लगाई, आगे लगाई हैं, आगे देख के चलते हैं, पास से सीखते हैं, लेकिन भविष्य में क्या होने वाला है वो अंदाजा भी लगा के चलते हैं। पीपल डोंट जस्ट लुक एट द पास्ट, they look at what government plans to do in the future। वो इस बात का अंदाजा लगाते हैं गवर्नमेंट फ्यूचर में क्या करने वाली है। दूसरी बात, पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस, इसके ऊपर आप क्वेश्चन भी पढ़ के आते थे, इसका एक डेरिवेशन कराया था मैंने आपको सेमेस्टर 3 में, याद है आपको? डेरिवेशन की थी हमने पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस की, याद है? नहीं भूल गए? याद है, अच्छी बात है। डेरिवेशन नहीं करनी, बस वो बात, पॉइंट याद रखना। क्या कहता है इसमें लुकास? इफ द गवर्नमेंट अनाउंसेस अ प्लान टू इंक्रीज द मनी सप्लाई नेक्स्ट ईयर, रैशनल पीपल एडजस्ट देयर प्राइसेस एंड वेज डिमांड्स टुडे। वो आज ही एडजस्ट कर लेंगे, मनी सप्लाई बढ़ने वाली है, प्राइस बढ़ेंगे, हमारी वेज बढ़ा दो। मनी सप्लाई कम होने वाली है, प्राइसेस कम होंगे, हम कम वेज लेने को रेडी हैं। रैशनैलिटी यही है, ठीक है। द मशीन एंटिसिपेट्स द इंजीनियर्स हैंड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मशीन आर्गुमेंट के ऊपर है, जो मशीन आर्गुमेंट को हम कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। द मशीन एंटिसिपेट्स द इंजीनियर्स हैंड्स एंड मूव्स बिफोर द लीवर इज इवन पुल्ड। सिर्फ अनाउंस ही किया, अभी मनी सप्लाई बढ़ाई नहीं है, सिर्फ सेंट्रल बैंक ने अनाउंस किया हम आने वाले समय में ये सोच रहे हैं मनी सप्लाई बढ़ाएंगे, सिर्फ अनाउंस किया, एक्चुअली बढ़ाई नहीं है, उससे पहले ही प्राइस बढ़ जाएंगे। सिर्फ अनाउंस किया है आने वाले समय मनी सप्लाई घटाएंगे, घटाई नहीं, उससे पहले ही प्राइस कम हो जाएंगे, ठीक है। ये लुकास का आर्ग्यूमेंट है, और आजकल के सेंट्रल बैंक इस आर्ग्यूमेंट को मानते हैं, ठीक है। और फाइनल बात क्या है उसकी, फाइनल आर्ग्यूमेंट क्या है उसका? द डेथ ऑफ फाइन ट्यूनिंग, डेथ ऑफ फाइन ट्यूनिंग। जैसे इंजीनियर्स रॉकेट्स को फाइन ट्यून करते हैं, एक भी फ्लॉ नहीं छोड़ते। यहाँ से अगर मंगलयान को मंगल जाना है तो एक एक उसके कोऑर्डिनेट का एक एक पॉइंट पहले से डिसाइडेड है, कहाँ से यहाँ से कहाँ तक जाएगा, वहाँ से कितने एंगल पे मुड़ेगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, हर एक बात फाइन ट्यून करते हैं, पहले फाइन ट्यून करके उसको भेजते हैं। इकोनॉमिस्ट ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इकोनॉमी मशीन नहीं है, ठीक है। ये जो आर्गुमेंट था कीन्स का कि फिस्कल आप एक्सपेंशन कर लो, मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन कर लो और उससे इकोनॉमी को मैनेज कर लो, ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि लोग के पास दिमाग है, लोग सोचते हैं, फाइन ट्यूनिंग पॉसिबल नहीं है। लुकास शोड दैट हिस्टोरिकल डेटा आर यूजलेस फॉर प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। क्यों? बिकॉज पीपल हैव ब्रेन्स। इफ यू चेंज द रूल्स ऑफ द गेम, द प्लेयर्स चेंज हाउ दे विल प्ले। अगर आप रूल बदलेंगे, लोग भी अपने आप को, खेल को बदल लेंगे। स्टैटिक नहीं है, द बिहेवियर ऑफ पीपल इज नॉट स्टैटिक, रादर दे आर रैशनल, फॉरवर्ड लुकिंग, ठीक है। तो अब इन आर्गुमेंट्स के बाद अब मेरे कंक्लूजन पे मैं आ जाता हूं, ठीक है। कंक्लूजन पे आ जाइए। मशीन आर्गुमेंट हमने कर लिया, फेवर में कर लिया, अगेंस्ट कर लिया, अब कंक्लूजन पे आते हैं।
Thus modern economists have moved away from the machine argument because the economy is composed of people and firms who try to anticipate the policy. It has become clear that economy is fundamentally different from a machine. अंडरलाइन कर सकते हैं मशीन आर्गुमेंट के लिए. Unlike a machine, the economy is composed of people and firms who try to maximize their welfare and profits. And for this, they anticipate what policymakers will do, and they make some expectations about the policy. अपना कुछ सोच बनाते हैं पॉलिसी के बारे में. सही गलत वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सोच बनाते हैं. देखिए, जब आप कोई भी न्यूज़ सुनते हैं, मैं इकोनॉमिक्स की बात नहीं करता, छोड़िए, कोई भी न्यूज़ आपने सुनी, आपने न्यूज़ चैनल लगाया, एक न्यूज़ आई, न्यूज़ आपने सुनी, न्यूज़ सुनने के बाद आप 5 लोग चाय की दुकान पे बैठे हैं और चाय पी रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं, न्यूज़ सुनी, पांचों ने उस न्यूज़ को एक साथ सुना, पांचों का उसके ऊपर ओपिनियन अलग हो सकता है, हम इस बात को इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन पांचों की ओपिनियन जरूर होगी उसके ऊपर कुछ ना कुछ. कोई उसके फेवर में सोच रहा होगा, कोई उसके अगेंस्ट सोच रहा होगा, कोई कहेगा हमें क्या करना, सानू की छोड़ो ना. लेकिन सबके पास कुछ ना कुछ ओपिनियन है, और यही ओपिनियन इन जनरल जो होती है इकोनॉमी को चलाती है. ये लुकास का आर्ग्यूमेंट है. ठीक है, तो क्रक्स क्या है? क्रक्स लिख लीजिए. द मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स रिकॉग्नाइजेज दैट, क्या रिकॉग्नाइज करती है जी? नंबर 1, पहली बात, इकोनॉमी इज कंपोज्ड ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग agents. Number 2, people and firms anticipate the policy. ठीक है. एंड तीसरी बात क्या है? तीसरी बात, their behavior changes before policy is implemented. Their behavior changes before policy is इम्प्लीमेंटेड. यानी ड्राइवर ने गियर को छेड़ा भी नहीं, सिर्फ हाथ बढ़ाया, आप समझ गए कि अब कुछ होने वाला है. अब अगली क्लास के लिए हम एक लाइन लिखते हैं, वो यहाँ छोड़ देंगे, वो अगला क्वेश्चन है फिर. ठीक है, वो क्या है? लिख लो. Hence macroeconomic policy must be analyzed as a game, must be analyzed as a strategic game between policy makers and the economy. Economy मतलब people and firms. When thinking about macroeconomic policy, what we need is not optimal control theory, but game theory. तो जब हम गेम मशीन के बारे में, जब इकोनॉमी के बारे में सोचते हैं, तो हमको ऑप्टिमल कंट्रोल थ्योरी नहीं चाहिए, गेम थ्योरी चाहिए. ये सब बातों को बहुत शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है. ठीक है, लोग एक्सपेक्टेशंस बनाते हैं फ्यूचर पॉलिसी के बारे में, डिफरेंट फ्रॉम मशीन है इकोनॉमी इज डिफरेंट फ्रॉम, सब बातें छोटी छोटी लाइनों में लिखी हुई हैं यहाँ पे. मैंने इसको पढ़ने के बाद आप जो पढ़ चुके हैं अब तक, जितना ज्ञान आपको मिल चुका है अब तक, क्योंकि आप मिल्टन फ्रीडमैन को पढ़ चुके हैं, आप एक्सपेक्टेशंस को पढ़ चुके हैं, उसके बेसिस पे आंसर ड्राइव किया यहाँ पे. इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाए इकोनॉमी एज ए मशीन के ऊपर या ऑप्टिमल कंट्रोल थ्योरी के ऊपर, एक ही बात है, तो आप क्या लिखेंगे वो मैंने आज आपको समझाया. ये फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट टॉपिक है. अक्सर मैं देखता हूँ बच्चे इसको नज़रअंदाज करके, इग्नोर करके चले जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी नहीं आता है. नहीं आएगा ऐसा तो नहीं है. ठीक है, आएगा, कभी तो आएगा. जब आएगा तब हम तैयार रहेंगे उसके लिए. तो ये था हमारा आज का आर्ग्यूमेंट, हमारा आज का लेक्चर, लेसन. छोटी सी क्लास थी, छोटा सा टॉपिक था, फर्स्ट क्लास थी. होपफुली आप लोगों को मज़ा आया पढ़ने में.
समझ में आई होगी बात, आपने प्रॉपर नोट्स बना लिए होंगे इस टॉपिक के क्लास के। अगर क्वेश्चन आया तो अब आपके लिए ये क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ का खेल है, लेफ्ट हैंड प्ले। ठीक है जी। फिर भी कोई बात ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है, कुछ पूछना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो आइए डाउट क्लास में मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। राइट, ओके, थैंक यू।